Hello friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. पिछले अपलोड किए गए एपिसोड में मुझे 2 सब्सक्राइबर अधिक मिले, इसलिए मैं 3 अतिरिक्त अध्याय अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, अब से मुझे जितना सब्सक्राइबर जेडर मिलेंगे मैं उतना ही चैप्टर्स अपलोड करूँगा, और अगर 1 भी सब्सक्राइबर्स एक्स्ट्रा नहीं मिला तो माँ कबल 1 ही चैप्टर डालिंग और जेडर 4 चैप्टर्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो शुरुआत में ही सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़। स्टार्टिंग द चैप्टर 99। शहजादे की धमकी या फिक्र। अपने रहीम यानी अपने हस्बैंड के ख्यालों में खो गई रेहान को याद करते हुए उसे अपनी बिस्तर पर की हरकत एक बार फिर याद आ रही थी, जिसके बाद वह खुद ही अपने आप से नजर नहीं मिल पाती। वह अपने बदन को काफ़ी अजीब तरह से छूते हुए बोली, यह क्या हो रहा है हमें? क्या ये गलत है? हमें उनके एहसासों की याद क्यों आ रही है? इतना कहकर वह शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है, क्योंकि उसने सब कुछ वही महसूस किया था जो रेहान के करीब होने पर महसूस करती थी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रेहान, जो कि अभी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था, इस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे, बस एक पतला सा ब्लैंकेट था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो अपने होठों में सिगरेट लगाकर बेड के हेड रेस्ट के सहारे बैठे लंबी लंबी कश ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ मरियम अभी घबराकर भाग ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वह खुद को संभाल नहीं पाए और अचानक ही वह उस शख्स की बाहों में जाकर समा गई, और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि से शहजादे सैफ थे। अचानक अपने फैमिली शहजादे सैफ को देखकर उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी शहजाद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपने होठों के पास अपनी उंगली रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शश, क्या कर रही हो? पागल हो क्या? खामोश रहो वरना तुम्हारे कारण हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम चलो हमारे साथ। और शहजादे की बात को सुनकर मरियम घबराते हुए शहजादे सैफ को पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली, शहजादे वह डरावना इंसान हमें मारने के लिए हमारे पीछे था। शहजादे, उसने हमें। और इससे पहले कि मरियम आगे कुछ कहते हैं, शहजादे उसका हाथ पकड़कर उसे यूं ही कोने से दूसरी जगह ले जाते हुए बोले, अरे हाँ, वह सब बाद में, पहले यहाँ से निकलो वरना किसी के नज़र में आ गए तो दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर शहजादे सैफ यूं ही उसका हाथ पकड़कर एक दूसरी ही जगह पर लेकर आ गए, जहाँ एक बाइक उनका इंतजार कर रही थी। वह जल्दी से बाइक पर बैठकर मरियम को बाइक पर बैठने का इशारा करते हैं, जिसके बाद मरियम भी घबराकर जल्दी से उनके पीछे बैठ गई और उसने उन्हें कस के पकड़ लिया। अचानक सैफ को अपनी कमर पर मरियम के हाथ महसूस हुई, जिसके बाद 1 सेकंड के लिए तो वह अपनी ही जगह पर जम गए। उन्होंने धीरे से अपनी नज़र घुमाकर मरियम की तरफ देखा तो मरियम घबराहट में उन्हें और भी जोर से हग करते हुए बोली, क्या हुआ? जल्दी चलिए ना वरना वह लोग। इस वक्त मरियम की आंखें बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी, उन मासूम आंखों में कुछ अलग ही कशिश से, जिसे तो बस शहजादे सैफ देखते ही रह गए। और मरियम अचानक ही अपनी मुट्ठी में उनके बड़े से नाइट कुर्ते को जकड़ लेती है, जो कि ब्लैक कलर का था। हालांकि यह एक नॉर्मल कुर्ता था ताकि कोई भी शहजादे सैफ आपको पहचाने नहीं, क्योंकि शाही लिबास में उन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता। कुछ पल बाद अपने ख्यालों को झटकाने के बाद वह फाइनली अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, और कुछ ही सेकंड में उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। उनकी ड्राइविंग इतनी फास्ट थी कि मरियम ने उन्हें कस के पकड़ लिया, और कुछ ही देर में वो लोग उस पूरे इलाके से दूर आ चुके थे। जहां आने के बाद शहजादे ने अपनी गाड़ी खड़ी की और एक झटके में गाड़ी से नीचे उतरकर उन्होंने मरियम के हाथ को पकड़कर उसे भी अपने साथ खींच लिया। और इससे पहले कि मरियम कुछ समझ पाती, उन्होंने मरियम का हाथ छोड़कर उसे अचानक ही जमीन पर पटक दिया। आहह की आवाज़ के साथ मरियम अगले ही पल जमीन पर धूल चाट रही थी और उसे अपने घुटने और कोहनी पर चोट लग गई थी। वो हैरानी से अपनी नज़र उठाकर शहजादे सैफ की तरफ देखने लगी तो शहजादे अपने चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन लिए उसे घूरते हुए बोले, क्या हुआ? हमें इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगा हम यहाँ तुम्हारे साथ नाइट आउट पर निकले हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पर? बेवकूफ़ लड़की, किसी गलतफहमी में मत रहना।
हम तो यहाँ तुम्हें ले हैं तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। क्या क्या मतलब है आपके कहने का, हम कुछ समझे नहीं, कहकर मरियम उन्हें कंफ्यूज नजरों से देखने लगी और उसकी आंखों में सवाल देखकर शहजादे सैफ अपने चेहरे पर यूं ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन रखते हुए होठों को तिरछा मोड़कर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा? हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर शहजादे सैफ अपनी ताली बजाते हैं। इसके बाद अचानक ही उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखकर मरियम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह बुरी तरह घबरा गई। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में सनम रे साहिल से रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे कैसी जगह ले जाए जहां सनम को सुकून का एहसास हो, और उसकी बात को सुनकर साहिल उसे एक अजीब ही जगह पर लेकर आया। कुछ ही देर में वह गाड़ी से निकलते हुए सनम की तरफ देखकर बोला, लो आ गया तुम्हारा सुकून, अब बाहर आओ। साहिल की बात को सुनकर सनम हैरानी से गाड़ी से बाहर निकलते हुए सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, सुकून, लेकिन ये तो आपका घर। और यह सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए सनम के साथ अपने कदम विला के अंदर बढ़ाते हुए बोला, हाँ तो यही तो है मेरा सुकून। इनफैक्ट मुझे तो सारी दुनिया का सुकून यही मिलता है, क्योंकि यहाँ वह है। उद्धरण चिन्ह एक, वो है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगी, अंदर तो आओ, कहकर साहिल मुस्कुराते हुए विला के अंदर इंटर कर चुका था। वो हॉल में होते हुए जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक है उसके कानों में एक मीठी थी आवाज गई, अरे साहिल, आप आ गए बेटा, कितनी देर लगा दी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपके साथ यह कौन है? और इस आवाज को सुनते ही साहिल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपनी बगल में खड़ी सनम की तरफ देखते हुए बोला, लो मिल गया मेरा सुकून। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ हिना की खाड़ी, जो अपने डॉट अल्पविराम उद्धरण चिन्ह चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए, एक नाइट कुर्ता और प्लाजो पहने, गले में दुपट्टा जिसके एक हिस्से को उन्होंने अपने सर पर रखा हुआ था, खड़ी थी। अब साहिल अपनी मॉम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, एक, मेरी प्यारी मदर इंडिया, मुझे मालूम था आप अभी तक जागर होंगी। मॉम, अब क्यों ऐसा करती हैं? हमने आपसे कहा था ना, हम अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं और हमें आने में देर हो जाएगी। आप हमारा इंतजार मत करना और खाना खा लेना, तो फिर आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? कहते हुए साहिल अपनी मॉम के गले लग जाता है और उसकी बात को सुनकर हिना जी प्यार से उसके बालों पर हाथ सहलाते हुए बोली, एक, हाँ आपने कहा था, लेकिन क्या करें, एक माँ का दिल है ना, बेटे को देखे बिना सुकून से बंद भी नहीं होती। और हमने खाना खा लिया है, बस आपको देखने के लिए जगह हुए थे। वैसे ये लड़की कौन है आपके साथ? कहते हुए हिना जी ने अपनी नज़र जैसे ही उठाई, अपने सामने सनम को देखकर वह हैरान और कंफ्यूज होते हुए साहिल से बोली, अरे ये तो सनम है ना, मेहर की दोस्त। और हिना जी की बात को सुनकर सनम, जो कि साहिल के सुकून को देख रही थी और फाइनली समझ चुकी थी कि साहिल का सुकून तो उसकी माँ की बाहों में है, जिसे देखकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह मुस्कुराते हुए माँ बेटे के इस बॉन्डिंग को देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपने चेहरे पर यूं ही स्माइल बरकरार रखते हुए हिना जी को जवाब देकर बोली, जी आंटी, मैं वही सनम हूँ, वो दरअसल मैं यहाँ। और इससे पहले कि सनम आगे कुछ कहती, साहिल उसकी बात को टालते हुए बोला, वो मॉम, दरअसल सनम भी मेरे साथ मेरे दोस्त की पार्टी में आई थी, क्योंकि वो हमारा कॉलेज फ्रेंड था ना। तो फिर अचानक ही इनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, तो मैंने इन्हें अपनी हेल्प ऑफर की। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें घर जाना है, लेकिन मेरी गाड़ी में भी फ्यूल नहीं था और इतनी रात को तो आप जानती हैं लड़की के साथ रास्ते पर रहना ठीक नहीं था। इसलिए मैं सिक्योरिटी के लिए इन्हें अपने घर ही ले आया, क्योंकि इससे ज़्यादा से जगह और कहाँ हो सकती है। अब बेफिक्र रही है, मैं बस थोड़ी देर में इन्हें ड्राइवर के साथ घर भेज देता हूँ। और साहिल की बात को सुनकर हिना जी मुस्कुराते हुए सनम की तरफ देखकर बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रात के 2 बजे बज रहे हैं इस वक्त, भला जवान लड़की अब कहाँ जाएगी, रहने दो। सनम बेटा, आज की रात आप यहीं रह जाओ, हम आपकी अम्मी जान से कर लेंगे, ठीक है? आप चलिए हमारे साथ, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। और आपने खाना खाया, हम आपके लिए कुछ लेकर आए।
हमने आज बटर चिकन और पुलाव बनाए हैं अगर आप कहें तो। और यह सनम हिचकिचाते हुए उन्हें मना कर रही थी। नहीं आंटी थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वह दरअसल। और बटर चिकन के साथ पुलाव का नाम सुनकर साहिल अचानक ही चहक उठा और अपनी मां के हाथ को पकड़कर लगभग उछलते हुए बोला, क्या कहा बटर चिकन, वह भी पुलाव के साथ? मॉम क्या आपने बनाया है? उद्धरण चिन्ह पसंद। हाँ हमने बनाया है क्योंकि हमें मालूम था कि तुम्हें वह बहुत। एक अरे मॉम, जब पता है कि हमें पसंद है तो आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? जल्दी जल्दी हमारे लिए खाना लगाए ना, हमें तो उसका नाम सुनते ही भूख लग गई। उद्धरण चिन्ह हिना जी कंफ्यूजन से साहिल की तरफ देखते हुए, अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम खाना खाकर आए हो, तो फिर? हमें मालूम था तुम यही करोगे, इसलिए हमने तुम्हारे लिए फ्रिज में स्टोर करके रखा है। तुम लोग एक काम करो, यहाँ बैठो, हम खाना गर्म करके लाते हैं। इतना कहकर हिना जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और साहिल खुश होकर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी लाना मॉम, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सनम आपको पता है हमारी मॉम ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, खासतौर से बटर चिकन, पुलाव, नॉनवेज ये सब। और उनके हाथों की बिरयानी, उसके तो क्या ही कहने। मेरी मॉम ना दुनिया की बेस्ट शेफ है। तुम उनके हाथ का खाना खाओगी ना तो बस खाती रह जाओगी। और साहिल की बात को सुनकर सनम हैरानी से उसे देख रही थी। साहिल अपनी मॉम के बारे में बातें करके बहुत खुश था। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था जैसे मानो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर इसलिए खुश होता है क्योंकि उसकी माँ जाकर उसे दूध पिलाएगी, उसे अपने आंचल में ले लेगी और अपनी बाहों के झूलों में झूलाएगी। अपनी मॉम को देखकर साहिल की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर सनम को अपनी मॉम की याद आने लगी। बचपन में उसकी बॉन्डिंग भी उसके मॉम के साथ कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब जैसे जैसे वह बड़ी हो रही है अपनी मॉम की कमजोरी को देखकर उसे अपने वजूद से नफरत हो रही है। कभी कभी तो वह दुआ करती है काश वह इस दुनिया में होती ही नहीं। अपनी मॉम को रोज इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए उसे देखना नहीं पड़ता। इन बातों को याद करते हुए उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ ब्रुनाई में शहजादे सैफ के ताली बजाने पर कुछ लोग शहजादे सैफ और मरियम के सामने आकर खड़े हो गए, जिन लोगों को देखकर मरियम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह बहुत घबराने लगी, क्योंकि यह वही लोग थे जो अभी थोड़ी देर पहले मरियम का पीछा कर रहे थे, जिनसे वह घबराकर भाग रही थी। उन लोगों को देखकर मरियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कन्फ्यूजन से शहजादे सैफ की तरफ देखने लगी कि तभी शहजादे सैफ अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए उसकी तरफ घूरते हुए पंजों के बल उसके सामने बैठकर बोले, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में काम करना बंद कर दिया है? ये लोग यहाँ हमारे सामने क्या कर रहे हैं, यही सोच रही हो ना? कोई बात नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें समझाते हैं। ये लोग हमारे आदमी हैं और हमारे लिए काम करते हैं, और हमारे ही कहने पर ये तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं। तुम्हें नरक भरी जिंदगी का वह नज़ारा दिखाए जो कि ब्रुनाई में आम है, क्योंकि तुम्हारा ये देखना जरूरी था, वरना तुम अपनी औकात से बाहर चली जाती। तुम्हारा ये दिमाग, तुम्हारी यह जुबान और तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा आज़ाद है। हमें लगा कि इसकी उड़ान को फिलहाल के लिए थोड़ा विराम देना चाहिए। नहीं, हम तुम्हारे पंख नहीं कतरना चाहते, क्योंकि हमें तुम्हारी उड़ान से मतलब नहीं है। वैसे भी तुम कौन सा यहाँ से ज़्यादा दिन के लिए रहने वाली हो? तुम्हें आदत होगी ना अपने हिंदुस्तान में यूं ही आवारा और पागलों की तरह रहने की। 11 क्योंकि तहजीब और अदब तो तुमने सीखा ही नहीं होगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें समझा दें कि तहजीब और अदब इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, खास तौर से तब जब वह ब्रुनाई में शाही खानदान के सामने हो। तुम्हारी ये जुबान जो हमारे सामने बहुत चल रही थी, उसे हमने तो किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम्हारी यह जुबान इसी तरह चलती रही तो आज तुमने जो शाही खानदान के सामने किया ना, वह अगली बार करने के लिए शायद जिंदा ना बच्चों, या फिर तुम्हारी आंखें या जुबान तुम्हारे जिस्म में ना हो बल्कि तुम्हारे हाथों में हो। मरियम खान, ये ब्रुनाई है, तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं। यहाँ शाही खानदान के अलावा किसी को भी जुबान खोलने की इजाज़त नहीं है, और अगर किसी ने यहाँ गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसकी सज़ा उसे और उसके पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है।
तुम फिलहाल यहाँ नहीं हो, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। आज तुमने जो देखा वह सिर्फ ट्रेलर है, अगर असली पिक्चर देखोगी तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि जितने दिन यहाँ हो अपनी औकात में रहो, अपनी जुबान और दिमाग को लगाम दो, वरना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम हमारे मुल्क से जिंदा वापस भी जा सकती हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुमने जो बदतमीजी शाही खानदान के सामने की है, उसके बाद तुम्हें कौन सी सजा मिल सकती थी। लेकिन तुम अभी भी सही सलामत हो, इसकी वजह सिर्फ इनायत है। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इनायत की आंखों में आंसू आएंगे, जो कि उसकी हेल्थ के लिए गलत है। और शाही खानदान फिलहाल इनायत की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहता। लेकिन ये सिक्योरिटी शायद हर वक्त तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि शाही खानदान अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल हम तुम्हें जो समझना चाहते थे हमने समझा दिया। अब हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये छोटी सी बात बैठ गई होगी और आगे से तुम हर फैसला सोच समझ कर लोगी। इतना कहकर शहजादे सैफ वहां से जाने लगे कि तभी कुछ सोचकर वह पलटकर मरियम की तरफ देखते हुए बोले, और हाँ, हमारे रास्ते में तो कभी आना मत, क्योंकि हम तुम्हारी बदतमीजियों को एक बार झेल चुके हैं, दोबारा नहीं झेलेंगे। याद रखना है, शहजादे हैं हम। इतना कहकर शहजादे सैफ वहां से जाते हुए अपने लोगों को कमांड देकर बोले, इस जहां से उठाया है वही फेंक करो, और हाँ, ध्यान रखना किसी को इस बारे में पता ना चले। कहकर शहजादे सैफ वहां से जा चुके थे और मरियम हैरानी से उन्हें जादा हुआ देखते रह गई। कुछ ही देर में वह गुंडे एक बार फिर मरियम को जबरदस्ती अपने साथ कंधे पर उठाकर वहां से ले गए। और अगली सुबह मेहर, जो कि एक बार फिर से बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उसे देख रहा है, और यह महसूस होते ही वह थोड़ी घबरा गई। हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc30 40 फेडेटी 5C4B6105 डा 401C 1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए। आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह, और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए। लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर, और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें। कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई 100 रेहान का एक और खौफनाक चेहरा, योजक चिन्ह। इतना कहकर शहजादे सैफ वहां से जाने लगे कि तभी कुछ सोचकर वह पलटकर मरियम की तरफ देखते हुए बोले, और हाँ, हमारे रास्ते में तो कभी आना मत, क्योंकि हम तुम्हारी बदतमीजियों को एक बार झेल चुके हैं, दोबारा नहीं झेलेंगे। याद रखना है, शहजादे हैं हम। इतना कहकर शहजादे सैफ वहां से जाते हुए अपने लोगों को कमांड देकर बोले, इस जहां से उठाया है वही फेंक करो, और हाँ, ध्यान रखना किसी को इस बारे में पता ना चले। कहकर शहजादे सैफ वहां से जा चुके थे और मरियम हैरानी से उन्हें जादा हुआ देखते रह गई। कुछ ही देर में वह गुंडे एक बार फिर मरियम को जबरदस्ती अपने साथ कंधे पर उठाकर वहां से ले गए। और अगली सुबह मेहर, जो कि एक बार फिर से बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उसे देख रहा है, और यह महसूस होते ही वह थोड़ी घबरा गई। वह तुरंत ही अपनी नज़र घूमकर पूरे बाथरूम में चेक करने लगी, लेकिन उसे बाथरूम में कोई भी नजर नहीं आया। यह शाही बाथरूम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह इतना ज्यादा बड़ा था कि लगभग 5 कमरे के बराबर था, जिसमें एक से बढ़कर एक लग्जरियस फैसिलिटी थी। कई तरह के ब्रांडेड शावर जेल, साफ, शैम्पू, कंडीशनर की भरमार लगी हुई थी। यहाँ की कई चीजें प्योर 24 कैरेट सोने से बनी हुई थी। हालांकि यहाँ बाकी शाही औरतों को नहाने के लिए कुछ गुलाम रखी गई थी ताकि उनकी हेल्प कर सके, लेकिन महर अपने करीब किसी को भी नहीं आने देती थी क्योंकि उसे बहुत शर्माती थी। इस वक्त वह बाथरूम में अकेले थी। कुछ पल बाद उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह उसका भ्रम है,
कि तभी अचानक ही उसका मोबाइल फ़ोन रिंग करने लगा और क्योंकि इस वक्त वह बाथटब में थी, उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि ये उसके हस्बैंड का फ़ोन था। वह बिना एक पल की देरी किए तुरंत ही मोबाइल फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन रिसीव करती है। हेलो हब्बी, प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। एक, लिटिल रैबिट कैसी हो हमारी जान? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? एक, हम्म, आप कैसे हैं? हब्बी आप यहाँ हमारे पास कब आएंगे? आपको पता है हमें आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और यह सुनकर रेहान जो कि इस वक्त इंडिया में अपने बाथटब में बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो हमारी लिटिल रैबिट को हमारी याद आ रही है और उसका दिल क्यों नहीं लग रहा? आपको ही तो अपने लोगों के पास जाना था, तो अब आपका दिल अल्पविराम क्यों नहीं लग रहा? हमें तो लगा कि हमसे दूर होकर आप बहुत खुश होगी, तो अब क्या हुआ? और यह सुनकर मेहर का चेहरा मायूस हो गया। वह अपनी टिमटिमाते आंखों से मोबाइल फ़ोन की तरफ देखते हुए दोबारा उसे अपने कान के पास लगाकर बड़ी ही मासूमियत और मीठी आवाज़ में बोली, ऐसा नहीं है हब्बी, हाँ हमें अपनी फैमिली से मिलना था, लेकिन हमें आपकी भी ज़रूरत है। क्या आप हमें प्यार नहीं करते, मिस नहीं करते? बताइए। अगर ऐसा है तो हम आपको अपने पास आने के लिए कभी नहीं कहेंगे। हाँ, उद्धरण चिन्ह। और उसकी बातों में एक अलग ही नाराजगी थी जिसे रेहान ने समझ लिया था। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए मेहर से बोला, अच्छा इतनी नाराजगी? लगता है अपने लिटिल रैबिट को मनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बताइए, क्या आप सचमुच हमसे मिलना चाहती हैं? सोच लीजिए लिटिल रैबिट, अगर हम आ गए तो आप हमें अपने करीब आने से रोक नहीं पाएंगी, और आप जानती हैं ना हम फिलहाल आपको हट नहीं करना चाहते, इसलिए शायद ये दूरियां हम दोनों के लिए जरूरी थी। लिटिल रैबिट, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक। एक, तो इसका मतलब है कि आप हमारे पास नहीं आएंगे? क्या इसकी वजह यह है कि हम बीमार हैं और वह नहीं कर सकते जो आप? उद्धरण चिन्ह। शट अप लिटिल रैबिट, फालतू की बातें मत सोचो। आप हमें देखना चाहते हो ना तो ठीक है, लेकिन याद रखना रेहान मलिक एक तूफान है। अगर वह ब्रुनाई आया तो शायद ब्रुनाई की हवा इस बदलाव को बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि उसे कंट्रोल करना रेहान मलिक हाथ में भी नहीं है। तूफान को आने तो दीजिए, हम उसे अपनी आंचल में समेट लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे हब्बी हमें उस तूफान में फंसने नहीं देंगे। और यह सुनकर रेहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह अपनी एक आईब्रो उठाकर बहुत ही डीप वॉइस में बोला, उद्धरण चिन्ह, ऐसी बात है फिर तो लगता है आना ही पड़ेगा। हम भी तो देखें हमारी लिटिल रैबिट हमें कैसे संभालती है। लेकिन एक बात याद रखना लिटिल रैबिट, भले ही उस तूफान को तुम अपने आंचल में कैद कर लो और वह तुम्हारे आंचल में थम भी जाए, लेकिन उसे संभालना भी तुम्हें ही होगा, क्योंकि उसका आज़ाद होना शायद ब्रुनाई की एक नई तकदीर लिख दे। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं हब्बी, कहते हुए मेहर कंफ्यूज हो रही थी। एक, कुछ नहीं, यह बातें आपकी समझ से बाहर है और आप ना ही समझे तो बेहतर होगा। खैर, अगर आप सचमुच चाहती हैं कि हम वहाँ आए तो आपकी इस डिमांड को हम जरूर पूरी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और अपना ख्याल रखना, और हाँ, हमारे कपकेक का भी। कहते हुए रेहान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी बात को सुनकर महर एक बार फिर शर्म से पानी पानी होने लगी। हाँ हब्बी, आप बहुत गंदे हैं। एक, अरे लेकिन अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और आप शर्मा रही हैं। जब हम आपके करीब आएंगे फिर क्या हाल होगा? लिटिल रैबिट, एक बात बताओ, हाउ मच यू लव मी? और रेहान की बात को सुनकर मेहर अचानक की हैरान हो गई। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर प्रिया परेशान होकर कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह घबराते हुए किसी को बार बार कॉल कर रही थी और उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ओफो, यह नंबर कहाँ बिजी है? कब से ट्राई कर रही हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी यह इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और यह मरियम अभी तक वापस नहीं आई, हमें इसकी बहुत फिक्र हो रही है, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह। और इससे पहले कि डॉक्टर प्रिया कुछ कहते हैं, अचानक कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है।
जिसे महसूस करते ही डॉक्टर प्रिया तुरंत ही मोबाइल फ़ोन अपने कपड़ों में छुपा लेती है कि तभी अपने सामने वह मरियम को देखते हैं जो कि लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आ रही थी, और मरियम को अचानक अपने सामने देखकर डॉक्टर प्रिया परेशानी से उसके सामने जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मरियम तुम रात भर कहाँ थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? और तुम्हारी यह हालत, कौन ले गया था तुम्हें? और डॉक्टर प्रिया की बात को सुनकर मरियम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो डॉक्टर प्रिया ठंडी सांस लेते हुए बोली, हैरान मत हो, मैंने देखा था कोई तुम्हें किडनैप करके ले गया था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर तक आई थी लेकिन फिर तुम मुझे मिली ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान होने लगी तो शहजादी मेहर के कमरे की तरफ जाने लगी ताकि उन्हें बता सकूं और उनसे हेल्प ले सकूं। लेकिन उनके कमरे के बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर मैंने वहां जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया, ये सोचकर कि पहले मैं पता कर लूं कि तुम कहाँ हो। अब तुम ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारी यह हालत। और डॉक्टर प्रिया की बात को सुनकर मरियम, जो कि फिलहाल अपने पैरों के दर्द से परेशान थी क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा चली थी और दौड़ी थी, उसे शहजादे सटेप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे जिसे वह किसी तरह कंट्रोल कर लेती है और चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए बोली, डॉक्टर प्रिया अपने मेहर को कुछ नहीं बताया, ये बिल्कुल सही किया, वरना वह लड़की फालतू में अपनी तबीयत खराब कर लेती। और मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस एक वार्निंग देने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि यह शाही लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, इन लोगों को अपनी झूठी शान बहुत प्यारी है। इन्हीं आज़ाद ख्यालात वाले हंसते मुस्कुराते लोग नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो रोबोट की तरह बाएं आगे पीछे इनकी मर्जी के हिसाब से घूमें। लेकिन ये नहीं जानते कि इनका पाला किससे पड़ा है। इन्हें लगता है हम उनकी धमकी से डर जाएंगे, कभी नहीं। और मरियम की बात को सुनकर डॉक्टर प्रिया कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मरियम, अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है हमें शहजादी मेहर को बता देना चाहिए। अरे हम इस सल्तनत के मेहमान हैं, कोई हमारे साथ इस तरह कैसे कर सकता है? इससे पहले कि हमारे साथ कुछ गलत, और इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ कहती, मरियम उसे आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोली, नहीं, हम लोग फिलहाल मेहर को इन सब के बीच में नहीं ला सकते, खास तौर से तब तक जब तक उसकी आंखें ठीक ना हो जाए। मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर उसे बिल्कुल भी इस बात की भनक लगी कि मुझे यहाँ किस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो वह पक्का अपनी पूरी फैमिली से नाराज हो जाएगी और सबसे बड़ी बात को रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगी। और जहाँ तक बात है शाही खानदान के धमकी की, तो आप फिक्र मत करें। इन लोगों को नहीं पता कि इनका पाला किससे पड़ा है। ये लोग फिलहाल मुझे धमकी दे सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो मेहर इन्हें माफ़ नहीं करेगी और फिलहाल ये लोग ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाही खानदान और उनकी झूठी शान को कैसे हैंडल करना है हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिलहाल हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना कहकर मरियम बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई, और उसकी बात को सुनकर डॉक्टर प्रिया चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसे जाता हुआ देखकर अपने आप से बोली, ओह गॉड, तुम बहुत अच्छी हो मरियम, जिसके पास जितनी अच्छी दोस्त हो उसे भला किसी चीज़ की क्या फिक्र। इतनी परेशानी में भी तुम अपनी दोस्त के बारे में सोच रही हो, महर सचमुच बहुत कुछ किस्मत है। डॉक्टर प्रिया कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जिसके बाद वह जल्दी से हड़बड़ा कर फ़ोन रिसीव करते हुए बोली, हेलो, हाँ सर जी, वह यहाँ। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहते ही दूसरी तरफ से बहुत ही कोल्ड वॉइस उसके कानों में गई, शांत हो जाओ और अपने टारगेट पर ध्यान दो। वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं वह हम पर छोड़ दो। तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा गया है तुम्हें पता तो है ना। हमें जल्द से जल्दी रिजल्ट चाहिए, अंडरस्टैंड। और यह सुनकर डॉक्टर प्रिया घबराते हुए हाँ में सर हिलाकर बोली, यस यस सर, मैं समझ गई, मैं इसी काम में लगी हूँ। गुड कहकर वह इंसान कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर प्रिया परेशान होते हुए अपने आप से बोली,
मैंने कहा तो दिया है, लेकिन ये सब मैं करूंगी कैसे? यहाँ तो सभी लोग काफी अजीब हैं, उन लोगों को छूना तो दूर, उनके करीब जाना भी मुश्किल है। ऐसे में ये काम, ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई है। वहीं दूसरी तरफ मरियम, जो कि बाथटब में बैठे हुए शावर ले रही थी, शहजादे सैफ की धमकियों को याद कर रही थी, जिसके बाद वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोली, शहजादे सैफ, आपको क्या लगता है आपकी इन हरकतों से हम डर जाएंगे? कभी नहीं। लगता है आप लोगों की झूठी शान और झूठी नाक कुछ ज्यादा ही लंबी है। हमें उन लोगों से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हम भी अपने आप से वादा करते हैं, आपके गुरूर को हमने मसल कर ना रख दिया तो हमारा नाम भी मरियम खान नहीं हुए है। बड़े आए हमें धमकी देने वाले। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में रेहान अपने ऑफिस में बैठे अपने लैपटॉप पर तेजी से काम कर रहा था, जब उसके केविन का दरवाजा नॉक होता है। कम इन, जो सुनकर रेहान का असिस्टेंट अली केविन के अंदर दाखिल हुआ और उसे ग्रेट करते हुए उसके आगे कुछ फाइल बढ़ाते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह, सर, हमारी कंपनी के हाथों से जो लास्ट टेंडर छूटा था, क्योंकि और मौके पर किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, उसके बारे में पता चल चुका है। सर, आपका शक बिल्कुल सही था, इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि फरहान सिद्दीकी का हाथ है। उसने ही हमारे एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर हमसे गद्दारी करने के लिए कन्वेंस किया था, और जब हमें इस बारे में पता चल गया तो उसे एम्प्लॉय ने डर के मारे खुद ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे मालूम था अगर वह हमारे हाथ लगा तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को इसकी सजा भुगतनी होगी। सजा तो उसे मरने के बाद भी भुगतनी होगी। उसने हमसे जो गद्दारी की है उसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं मिल सकती। अंडरस्टैंड? और रेहान की इस कोल्ड वॉइस को सुनकर अली थोड़ा परेशान होने लगा। वह अपने हिचकिचाते शब्दों से मैं बोला, सर, उसकी फैमिली में उसकी न्यूली वेडेड वाइफ जो कि 6 मंथ प्रेग्नेंट है और एक मदर है। इसके अलावा और इससे पहले कि अली आगे कुछ कहता, रेहान एक झटके में उठकर अपनी जगह से खड़े हुआ और गुस्से से दांत पीसते हुए लगभग दहाड़कर बोला, अली, क्या तुम भूल रहे हो? ब्लैक ईगल की दुनिया में दया और सेकंड चांस जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। रेहान मलिक किसी के रास्ते में नहीं आता, लेकिन जो रेहान मलिक को डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है, रेहान मलिक उसकी जिंदगी में इतनी क्रॉस लगाता है कि उसके साथ पूछते भी काम उठे। रेहान मलिक को गद्दारी से नफरत है। लोगों को ये सबक मिलना चाहिए कि मुझे धोखा देने वाला अगर ही गलतफहमी में है कि वो मुझे बच जाएगा या एक आसान मौत डिजर्व करेगा, तो वह कितना गलत है। गद्दार की गद्दारी की सजा उससे जुड़े हर शख्स को भुगतनी होगी। खत्म कर दो उसके परिवार को, जिंदा जला दो उसके घर में, और कल सुबह की न्यूज़पेपर में हेडलाइन में ये खबर होनी चाहिए कि मेरी कंपनी में मुझे डबल क्रॉस करने वाले इंसान की फैमिली ने शर्म से खुद को खत्म कर लिया। अंडरस्टैंड? यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड नाउ, गेट आउट फ्रॉम हियर। और रेहान की दहाड़ती हुई आवाज को सुनकर अली एक पल के लिए कांप गया। वह घबराते हुए तुरंत ही वहां से जाने लगा कि तभी रेहान उसे पीछे से आवाज देते हुए एक बार फिर से कोल्ड वॉइस में बोला, एंड ये वन मोर थिंग, आई हेट इमोशनल फूल्स। मुझे मेरे साथ काम करने के लिए स्ट्रांग पर्सनैलिटी की जरूरत है, ना कि लूजर्स की, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। और अब रेहान की बात को सुनकर अली एक ठंडी सांस लेकर वहां से चला गया। हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc 3040 फेडेटी 5C4B61056-401C 1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए? आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वह आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए, लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर? और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें? कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की?
आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूर लव आएगा उसके सामने? 101 मेहर का कॉलेज एडमिशन, साहिल और सनम। आसान मौत डिजर्व करेगा तो वह कितना गलत है। गद्दार की गद्दारी की सजा उससे जुड़े हर शख्स को भुगतनी होगी। खत्म कर दो उसके परिवार को, जिंदा जला दो उसके घर में, और कल सुबह की न्यूज़पेपर में हेडलाइन में ये खबर होनी चाहिए कि मेरी कंपनी में मुझे डबल क्रॉस करने वाले इंसान की फैमिली ने शर्म से खुद को खत्म कर लिया। अंडरस्टैंड, यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। और रेहान की दहाड़ती हुई आवाज को सुनकर अली एक पल के लिए कांप गया। वह घबराते हुए तुरंत ही वहां से जाने लगा कि तभी रेहान उसे पीछे से आवाज देते हुए एक बार फिर से कोल्ड वॉइस में बोला, एंड ये वन मोर थिंग, आई हेट इमोशनल फूल्स। मुझे मेरे साथ काम करने के लिए स्ट्रांग पर्सनैलिटी की जरूरत है, ना कि लूजर्स की, समझे? अब निकल जाओ यहाँ से। और अब रेहान की बात को सुनकर अली एक ठंडी सांस लेकर वहां से चला गया। वही अली के जाने के बाद रेहान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को ऑर्डर देते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट फरहान सिद्दीकी, अगले 24 घंटे में मुझे उसकी बर्बादी चाहिए, और पता करो वह चूहा किस बिल में छुपा है। कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क थे। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर पूरी तरह कोल्ड हो चुका था। वह अब गुस्से से अपना मोबाइल फोन टेबल पर रखकर पेंट की पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसकी कश लेने लगा, और अपने ही ऑफिस के एक बड़े से कांच के विंडो के सामने खड़े होकर वह बाहर पूरे शहर का नजारा देख रहा था। रेहान का केबिन उसके ऑफिस के टॉप फ्लोर पर था, जिसके कारण वहां से सड़कों का नजारा कीड़े मकोड़े की तरह नजर आ रहा था। भाग दौड़ भरी जिंदगी। रेहान की नीली आंखें इस वक्त काफी अजीब तरीके से डार्क हो चुकी थी, जिनमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही वो कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिगरेट की कश लेते हुए मेहर के बारे में सोचने लगा। मेहर का मासूम चेहरा, उसकी प्यारी प्यारी बातें, बचपन की उसकी हंसी खिलखिलाहट और उसकी आज की जवानी, लगभग हर चीज उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थी। उसके कानों में मेहर की बातें गूंजने लगी कि मेहर चाहती है कि वो ब्रुनेई आए उसके पास। मेहर के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे और उसकी मीठी आवाज जैसे ही उसके कानों में गूंज रही थी, उसे याद करते हुए वह एक झटके में अपनी आंखें खोलता है, और अब उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बात थे। लिटिल रैबिट, तुम हमारी मोहब्बत से पहले हमारा जुनून हो। और वहीं दूसरी तरफ मेहर एक बार फिर अपने महल में काम कर रही कुछ सर्वेट ब्यूटिशियन के हाथों रेडी हो रही थी, और फाइनली रेडी होने के बाद वह अपने आप को आईने में निहार रही थी। वही उसके पीछे एक खूबसूरत से आलीशान चेयर पर बैठी हुई मरियम एक केला खाते हुए मुंह बनाकर बोली, अरे बस भी कर महर यार, खुद को इतना आईने में देखेगी तो तुझे खुद की नज़र लग जाएगी। वैसे मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू अपनी ब्यूटी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। मेरा मतलब, पहले तो अगर तुझे स्कूल न जाना हो तो तू बालों में कंघी भी नहीं करती थी, बस यूं ही जुड़ा बनाकर चल देती थी। शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे अभी सोकर उठी है। लेकिन अब ये सास सिंगर, ये चेहरे की लाली, आखिर बात क्या है? और उसकी बातों को सुनकर महर तुरंत ही शर्मा कर अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस वो यहाँ पर सब लोगों ने कहा था कि हम यहाँ की शहजादी है तो इसीलिए हम मुझसे झूठ बोल रही है, सब जानती हूँ मैं। इसका कारण तेरे रहीम है ना? तो यहाँ इतना सास सिंगर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तू शहजादी है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो चेहरे पर ये लाली नहीं होती बल्कि मजबूरी होती। सालों से जानती हूँ तुझे, ये तेरी शर्म से झुकी हुई नज़रें बता रही हैं कि तुझे ये करना अच्छा लग रहा है। सच सच बता, तूने कल अपने रहीम से बात की थी क्या? उन्होंने कुछ कहा क्या? वह आ रहे हैं क्या? ये श्रृंगार उनके लिए नहीं है? और मरियम की बात को सुनकर मेहर शर्माते हुए धीरे से अपनी जगह से उठ गई और उसके पास जाकर बोली, मरियम, अगर हम ये कहे कि कहीं ना कहीं तेरी बात सही है तो हाँ, हब्बी ने हमें कहा था कि वह आने वाले हैं, पर कब आएंगे यह नहीं बताया। लेकिन कुछ दिन पहले आयशा भाभी जान ने कहा कि मर्दों को वही औरत अच्छी लगती है जो खूबसूरत दिखती है,
और जो खूबसूरत नहीं होता मर्दों का उनसे जल्दी दिल भर जाता है। इसीलिए हमें भी हमेशा सज धज कर रहना चाहिए। बस इसीलिए, कहते हुए महर शर्मा कर अपनी नज़र नीचे कर लेती है और उसकी बात को सुनकर मरियम मुस्कुराते हुए उसे छेड़ते हुए बोली, हाँ तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी, यह सब तो कोई अपनी हब्बी के लिए कर रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम तू अब पहली बार अपने लिए कुछ तो कर रही है। लेकिन एक बात बताएं महर, हमें लगता है दुनिया में अगर कोई हमें प्यार करता है तो वो हमारे अंदर हमारी खूबसूरती या कमियों को नहीं देखेगा, बल्कि वह तो हमें हर तरीके से अपनाएगा। हम चाहे कैसे भी दिखते हो, किसी भी जात, बिरादरी, घर घराने, समझदार या बेवकूफ़ क्यों ना हो। इसे ही तो सच्ची मोहब्बत कहते हैं। कहते हुए मरियम मुस्कुरा रही थी और उसकी बात को सुनकर मेहर अपनी आंखें बड़ी करते हुए थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, क्या 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 मरियम, ये हम क्या सुन रहे हैं, मोहब्बत की बातें, और वह भी तुम्हारे मुंह से। मरियम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सच सच बता, क्या तेरे दिल में किसी के लिए, क्या कोई तुझे पसंद आया है? देख हम तेरी दोस्त हैं, हमसे झूठ नहीं बोलना। और मेहर की बात को सुनकर मरियम, जो कि फ्रूट बास्केट से संतरे निकालती ही है, अचानक की हड़बड़ाकर उसके हाथ से संतरा गिर गया और वह मुंह बनाकर बोली, क्या कहा मोहब्बत, और हम इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे कि हम बैठे बिठा अपनी हंसी खेलती जिंदगी में आंसुओं का सैलाब लेकर आ जाएं। हमने सुना है यह मोहब्बत बहुत ही टेंशन वाली चीज़ है। कभी आशिक को मानाओ, कभी फैमिली को मानाओ, तो कभी जमाने को मानाओ, और हमसे इतनी टेंशन झेली नहीं जाएगी। हम तो किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे, और अगर खुदा ने चाहा तो हम किसी से निकाह भी नहीं करेंगे। वैसे भी मोहब्बत क्या होती है हमें क्या मालूम, हमने तो तुम्हें फिल्मी डायलॉग चिपका दिया था। सुना है मोहब्बत में बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। हम तो बस अपने संतरे और केले खाएंगे। इतना कहकर मरियम एक बार फिर से फ्रूट बास्केट से फ्रूट निकलाने लगी, और उसकी बातों को सुनकर मेहर मुंह दबाकर हंस रही थी। वो उसके सर पर एक छोटी सी चपत मारती है। वह जानती थी उसकी दोस्त भले ही उसकी उम्र की है पर बहुत नादान है। वहीं अब मेहर को बुलावा आता है डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वह मरियम के साथ निकल गई, जहां मेहर एक बार फिर अपने बाबा जाने की बगल में बैठी हुई थी। इसके अलावा एक लाइन में शाही मर्द और दूसरी लाइन में शाही औरतें एक बड़े से लंबे डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी कि तभी ब्रेकफास्ट करते हुए मेहर के बाबा जान यानी कि शहंशाह ने नज़र उठाकर सामने दादा जान और मेहर के नाना जान की तरफ देखा, और उन लोगों की आंखों के इशारे के बाद शहंशाह एक ठंडी सांस लेते हुए मेहर से कहा, इनायत बेटा, हमें आपकी नानी जान से पता चला कि आप अपनी स्टडी अपने कमरे में ही करती हैं। अगर ऐसा है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? खैर आपके लिए एक खुशखबरी है, हमने आपका एडमिशन हमारे मुल्क के सबसे बड़े कॉलेज में कर दिया है, और अब आप उसे कल से ज्वाइन कर सकती हैं। और अपने बाबा जानी की बात को सुनकर मेहर को काफ़ी हैरानी हुई। वो कंफ्यूज होते हुए उनकी तरफ देखकर बोली, एडमिशन, लेकिन क्यों बाबा जानी? हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं ना, फिर हम रहीम के साथ हिंदुस्तान चले जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो हमारे लिए यही ट्विटर। और इससे पहले कि मेहर आगे कुछ कहती सभी शाही फैमिली के चेहरे के रंग उड़ गए। वही मरियम भी सभी लोगों को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूर रही थी। डॉक्टर प्रिया अभी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन मरियम वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि शाही फैमिली कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रही है। शायद वह लोग नहीं चाहते कि मेहर यहाँ से जाए, और वह बस मेहर को यह शाही चीज़ों की आदत लगाना चाहते हैं ताकि उसका वापस जाने का दिल बदल जाए। ये बात समझने के बाद मरियम को इस पूरे खानदान पर गुस्सा आ रहा था। वह शहजादे सैफ को अपनी छोटी आंखों से ढूंढ रही थी। मरियम और डॉक्टर प्रिया, जो कि मेहर की जिद पर इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी, वह पूरी तरह ये प्रिटेंड कर रही थी कि वह शहजादे सैफ को इग्नोर कर रही है। लेकिन शहजादी भी इस बात को जानते थे कि मरियम उन्हें ही देख रही है, और कहीं ना कहीं उनकी तिरछी नज़र भी बार बार मरियम के ऊपर ही जा रही थी। वह अपनी आंखें दिखाकर मरियम को अपनी जुबान खोलने से रोक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था मरियम एक बार फिर अपना मुंह ना खोल दे। वही मेहर की बात को सुनकर दादा जान मुस्कुराते हुए बोले,
अरे इनायत बेटा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है क्योंकि आप शहजादी हैं। हमने सोचा कि आप यहाँ रहकर थोड़ा बोर हो जाएंगे, इसलिए घर से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कॉलेज में हम उम्र लोग मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और जहाँ तक बात है कॉलेज की, तो आप उसकी फिक्र ना करें, वह ब्रुनाई सल्तनत की जागीर है और इस हिसाब से उसे पर शाही खानदान का हक है। वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब तक यहाँ है पढ़ाई कर सकती हैं। बाहर निकलेंगे, 2-4 लोगों से मिलेंगे तो ब्रुनाई की जनता भी आपको पहचानेगी। और अपने दादा जान की बात को सुनकर मेहर को भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगी। वैसे भी यहाँ रहकर वह एक कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। घूमने फिरने के नाम पर वह सिर्फ गार्डन और यहाँ की ऊंची इमारत को ही देख पा रही थी। इसीलिए वह खुश होकर अपने बाबा जान की तरफ देखकर बोली, ठीक है बाबा जान, हम कॉलेज जाएंगे, लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपनी दोस्त मरियम को भी अपने साथ ले जाएंगे। और यह सुनकर शाही फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेहर का जाना फिलहाल उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है बेटा, जैसा आप कहें, हम आपकी दोस्त का भी एडमिशन वही करा देंगे। कहने के बाद शाही फैमिली के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वही थोड़ी देर बाद मरियम, जो कि अकेले पूरे हवेली में घूम रही थी और आसपास की दीवारों की डिजाइनिंग की खूबसूरत फोटो ले रही थी ताकि हिंदुस्तान जाकर अपनी फैमिली और भाई बहन को बता सके, मुस्कुराते हुए कुछ चने खा रही थी कि तभी अचानक ही वह किसी से टकराए और उसके हाथ के सारे चने फ्लो पर बिखर गए। अहे मेरे चने, कहकर उसका चेहरा लटक गया। वहीं दूसरी तरफ साहिल हिनाजी के कहने पर सनम को उसके घर वापस छोड़ने आया, लेकिन वह अभी अपनी गाड़ी बाहरी पार्क करके सनम को बाय बोल रहा था। वही सनम उसके साथ अच्छा वक्त बिताकर बहुत खुश थी, उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद वह साहिल की तरफ देखते हुए बोली, साहिल थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की। वैसे आप यहाँ क्यों हैं? प्लीज़ अंदर आइए ना, कम से कम कॉफ़ी पीकर जाइए। प्लीज़ गिव अ ग्रेट प्लेजर टू अस। और शर्म के इतने प्यार से पूछने पर साहिल अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, नहीं सनम थैंक्स। फिर कभी वह क्या है ना, आज कॉलेज में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, तो जल्दी जाना होगा। और साहिल की बात को सुनकर अचानक ही सनम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह अपने सिर पर टकली मारते हुए बोली, ओ माय गॉड, प्रोजेक्ट में यह बात कैसे भूल सकती हूँ, बाप रे अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। कहकर उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और उसके बात को सुनकर साहिल कंफ्यूज होते हुए बोला, वाई आर यू सो टेंस्ड, इज एवरीथिंग इज ऑल राइट? ओह नो, नथिंग टू बी ऑल राइट। आज तो मेरा भी कॉलेज का प्रोजेक्ट है और मैं भी बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज़ साहिल, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपके साथ कॉलेज चल सकती हूँ? बस 10 मिनट लगेंगे प्लीज़। और यह सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम आ जाओ। ओह थैंक्स, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। कहकर सनम तेजी से अपने विला के अंदर दौड़ गई और उसके जाने के बाद साहिल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब वह ड्राइविंग सीट पर यूं ही बैठे हुए एक गाना गुनगुनाते हुए अपना सर इधर उधर कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने बगल के पैसेंजर सीट पर गई जहां एक पैकेट रखा हुआ था। इसे देखकर उसे कुछ याद आया, अरे ये सनम के ड्रेस का पैकेट तो यही रह गया, और वह तो अंदर चली गई। एक काम करता हूँ, उसे देकर आता हूँ। इतना कहकर साहिल गाड़ी से निकलकर वह ड्रेस की पैकेट लेकर विला के अंदर चला गया। दरअसल सनम के पास सुबह पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए उसके फ्रेश होने के बाद हिना जी ने मेहर के कपड़ों का एक इम्पॉर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. लव विदाउट हार्ट। 2. माई डेविल अमीर पति देव। 3. जबरदस्ती वाला प्यार। 4. माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी। 5. एक शादी ऐसी भे। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। स्टार्टिंग द चैप्टर। सेट उसे दे दिया था और उसके कपड़े एक पैकेट में रखकर उसे वापस कर दिया था।
अब साहिल जैसे ही सनम के विला के अंदर आया, अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल गई और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। तो दोस्तों, आखिर क्या देखा साहिल ने ऐसा जिससे हुआ है वो पूरी तरह शॉक। क्या सनम की परेशानियां आएंगे उसके सामने और कैसे करेगा साहिल उनसे डील? आखिर क्या चल रहा है रेहान के दिमाग में और क्या है शाही खानदान की चाल? क्या मेहर अपनों की ही साजिश से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। हर क्रूएल लव https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b1385331bdc30 40 फेडेटी 5C4B6105 डा 401C1 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए? आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए, लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर? और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें? कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूर लव आएगा उसके सामने?